गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट पीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें हम लोग आपका जो पेपर सेकंड होता है या जो आपका सी सेट का सेक्शन होता है उसे डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली क्वांट का आपका सेक्शन। कुछ सवाल हम लोग बीच में रीजनिंग के भी उठा रहे हैं। अब तक हमने क्या कर लिया है, तो एमपीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। यूपीपीएससी के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस थे ये अब तक के जितने भी पीएससी हमने डिस्कस किए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाले थे, तो इनको ज़रूर आप कवर करना। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड पीएससी के क्वेश्चंस। और उत्तराखंड का जो आपका लोअर पीसीएस होता है, लोअर जो आपका पीसीएस होता है उसके भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किए हैं। इन सब की पीडीएफ के लिए आप वासु स्टडी आईक्यू नाम से टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये लगता है कि सर हमारे पीएससी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएं, मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें, आपको जितने भी पेपर मिलते हैं सारे के सारे पीडीएफ यहाँ पर, ये जो डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर सेंड कर दें, तो उनको हम लोग जल्दी ही शामिल कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये पहला सवाल डीआई का है, चलो डीआई को तो देखते हैं बाद में। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, देखना जरा क्या कहा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपने इसको दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इसने दे रखी है 13, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू में z माइनस 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वो आपकी अधिकतम या फिर मैक्सिमम वैल्यू। इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चल के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, तो बात को अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि x प्लस वाई जो है इसका सम मेरे पास है 10, और मैं आपसे कह रहा हूं कि x इंटू में y, x इंटू में y, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और वैल्यू कौन से वाली, इसको मैं ये मान लेता हूं, x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, x इंटू वाई की आपको वैल्यू बतानी है। और वैल्यू कौन सी, कि इसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या होगा और इसका जो मिनिमम रिजल्ट है वो क्या होगा। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं या स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं वो बेसिक हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। आप बिना दिमाग लगाए यहाँ पर क्या करें, और ये वैल्यू मुझे क्या रखनी है, सारी की सारी पॉजिटिव रखनी है, पॉजिटिव इंटीजर, ना जीरो को शामिल करना है ना ही नेगेटिव को शामिल करना है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना डेवलप होगा कि इसको कैसे सोल्व करें। तो आप x की वैल्यू 1 ले सकते हो, और y की वैल्यू आप क्या ले लोगे, यहाँ पर x प्लस वाई 10 भी होना चाहिए तो 9, तो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा x इंटू वाई का 9। इसे अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपको कितना लेना होगा, 8, रिजल्ट कितना आ जाएगा 16। अगर आप इसे 3 लेंगे तो ये 7, इसका रिजल्ट आपका 21। अगर इसे आप 4 लेंगे तो ये 6 लेना पड़ेगा, रिजल्ट आपका 24। अगर आप इसे 5 लेंगे तो इधर भी आपको 5 ही लेना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट 25। उसके बाद इधर 6 लोगे 4 लोगे, कंक्लूजन वो का वो निकलना है। इंपॉर्टेंट बात समझना, सबसे बड़ा रिजल्ट आपका कहाँ बना, आपका सबसे बड़ा जो रिजल्ट है आपका वो ये वाला बना, ये आपकी हो गई यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू। सबसे छोटा रिजल्ट आपका क्या बना, यहाँ पर 9, ये आपकी हो गई यहाँ से मिनिमम वैल्यू। हमें कंक्लूजन निकालना है कि असल में मैक्सिमा मिनिमा इस केस के अंदर कैसे निकलता है। तो आप देखना 1 और 9 दो नंबर आपने चूज किए, इन दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है, मैक्सिमम है 8। यहाँ देखो इनका गैप कितना है 6, यहाँ पर गैप कितना 4, यहाँ पर गैप कितना 2, यहाँ पर गैप देखना कितना आ जाएगा 0। तो क्या हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जब भी कभी इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, लिख देता हूं मैं इधर, जब भी कभी इनके बीच का गैप अगर आपके पास मैक्सिमम है तो उस केस में आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप कहेंगे कि रिजल्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। एग्जाम्पल से समझ लिया,
इसी का वाइसे वर्सा क्या बन गया कि इन दोनों के बीच का देखो गैप 0 बना हुआ है और मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मैक्सिमम आता है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास जो गैप है वो मिनिमम क्रिएट हो रहा है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम। इतनी सी बात थी, इसी को हमें फॉलो करना था कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। अब देखना, आपने सवाल की तरफ देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है, तो आप कहेंगे सर x इंटू वाई इंटू जेड का ही तो निकाल सकते हैं हम लोग। कोई बात नहीं है, सवाल उसने चेंज करके दे दिया, तो आप ऐसा मान लो इस पूरे को क्या मान लो आप a, इंटू में इस पूरे को क्या मान लो आप b, इंटू में इस कंप्लीट को क्या मान लो आप c मान लो। आपसे वो a इंटू बी इंटू सी के मल्टीप्लाई का रिजल्ट पूछ रहा है, तो फिर आपका अगला सवाल ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की कमी चल रही है। लाए कहाँ से? तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो। कैसे? a की वैल्यू ये, b की ये, c की ये, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड तो सीधे सीधे ही अपना निकल के आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड आपने लिख दिया, ठीक है। ये पार्ट भी तो जोड़ना था पूरा का पूरा ही, तो -3 -2 -5 और +1, तो ये कितना बन गया आपका -4 आ गया। चलो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी, तो ये कुल मिला करके आपका कितना हो गया 13 -4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर आपके पास 9 आ ही चुकी है तो तीनों में गैप मिनिमम रखना है। गैप मिनिमम कब होगा? 3 इक्वल टुकड़े कर दो, 3 3 3, तीनों के अंदर गैप कितना? 3 से 3 का 0, 3 से 3 का 0। तो इसका मतलब हम कह सकते थे कि हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू भी 3 है और c की वैल्यू भी 3 है। गैप मिनिमम होने की वजह से रिजल्ट जो है इसका मैक्सिमम निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसका करेक्ट रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा 27। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो देखना जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा? रीजनिंग का एक सवाल लिया है मैंने, इसको आप ध्यान से रीड करें। देखो क्या कह रहा है, किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। राजू सोहन की बाईं तरफ तथा श्याम मोहन के दाईं तरफ है। चलो ठीक है, यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा और सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो सबसे दाएं कौन है? डील करने का सबसे आसान तरीका, एक तो इसने कहा कि सारे के सारे जो लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब आप इधर अगर इनको बैठाओगे तो इनका मुंह नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ रहता है। चलो, किट्टू मोहन और सोहन के बीच में बैठा है और आगे चलते हो तो आपको एक लाइन दिखती है कि सोहन जो है वो मोहन के बाएं बैठा है, तो बीच में किसको बैठाना है भाई? बीच में आपने बैठा दिया किट्टू को, ठीक। सोहन आपका जो है वो मोहन के बाईं तरफ है, तो इसका मतलब मैं उधर बैठा देता हूं मोहन को इस साइड में, और नॉर्थ की तरफ अगर इसने मुंह कर रखा है तो उसका लेफ्ट क्या बनेगा? यही वाला पार्ट बनेगा उसका लेफ्ट। तो इस तरफ आप कह सकते हो कि इधर क्या बैठा हुआ है? सोहन बैठा दिया। चलो, राजू जो है वो सोहन के लेफ्ट साइड में है। राजू सोहन, सोहन ये बैठा है इसके लेफ्ट साइड के अंदर, तो यहां पर हमारे पास कौन आ गया है? राजू। फिर इसने क्या कहा, जो श्याम है आपका वो मोहन के राइट साइड में है। श्याम आपका मोहन के राइट साइड के अंदर है, तो इस तरफ हमने श्याम को लिख दिया। लैंग्वेज में लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे दाईं तरफ कौन है, सबसे राइट साइड में कौन है? ये लो भैया, आपका श्याम जो होगा वो सबसे आपका राइट साइड में होगा, तो इसका करेक्ट रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ गया? ऑप्शन डी। तो उम्मीद है बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा, लैंग्वेज को रीड करो। देखना, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, वहां से वह 12 मीटर उत्तर की ओर, तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा के अंदर है? डायरेक्शन के जो सवाल होते हैं आपने ऑब्जर्व किया होता है, सारे के सारे ही आपके इजी टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं।
डील करें। देखो क्या कहा, डायरेक्शन का सवाल है। सबसे पहले तो दिशाएं लिखो। ये मान लेते हैं हम लोग कि नॉर्थ है अपनी, इसे हम लोग मान लेते हैं साउथ। मैप के ऊपर यही दिखा रहता है आपका, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये आपका पश्चिम। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर चलता है, एक वो सबसे बीच में हमने एक पॉइंट डाल दिया। यहाँ से जो आदमी है आपका वो साउथ की तरफ चल रहा है, कितने 15 मीटर, सॉरी ये चला 15 मीटर, यहाँ हो गया। अब देखना वहाँ से वह 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से वो क्या करेगा, वापस से ऊपर की तरफ 12 मीटर तक आ जाएगा। यहाँ तक मैं मान लेता हूँ मेरा 12 है, ये 12, टोटल उसका 15, तो यहाँ पर ये दूरी कितनी मेंटेन होगी, 3। अब क्या कह रहा है कि 4 मीटर पश्चिम की ओर। अब देखो उत्तर हम लोग ऊपर मानते हैं, जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा फिर वो क्या करेगा, पश्चिम की ओर इस तरफ चल पड़ा, इस तरफ पश्चिम आपका वैसे भी दिख रहा है। यहाँ पर कितना चला, वो 4 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि वो निश्चित बिंदु जो हमने इनिशियल लेवल पर लिया था उस बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। इस बिंदु से ये 3 और 4 की वजह से ये 90 डिग्री है, 5 मीटर की दूरी पर है। काम नंबर 1। दूसरा किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में। ठीक है, इसका बोलने का प्रॉपर तरीका ये होता है कि नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन को पहले बोला जाएगा, ईस्ट और वेस्ट को बाद में बोला जाएगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, मान लो आदमी यहाँ होता तो आप क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। यहाँ होता तो नॉर्थ वेस्ट, इधर होता इस तरफ ही तो है ये, तो आप कहोगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये आपका ऑप्शन 5 मीटर के साथ करेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। कैटेगरी इस सवाल की इजी थी। देखना अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लैंग्वेज को रीड करना। देखो क्या कहा, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 1617 है, इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। इस सवाल को आप लगा लेना भाई स्टार, ठीक सा इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 लगातार नंबर हैं आपके पास और सातों के सातों कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। तो पहले तो ध्यान से समझो कि आप मानोगे क्या। पहला नंबर आपने x मान लिया, दूसरा नंबर आप मानोगे कि आपका जो दूसरा नंबर है वो कितना है, x+1। उसके बाद तीसरा नंबर मानोगे तो आप क्या मान लो, x-1। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन सभी का आपको आगे चल के क्या करना है, सम करना है। तो जब आप सम करेंगे यहाँ पर तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम यही पैटर्न आगे भी आपको रिपीट करना है कि आपका अगला जो नंबर है वो x+2 है, उससे जो अगला नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। लिखा जा सकता है ये आपका बेस नंबर है, 3 इसके इधर मान लो, 3 आप इसके इधर मान लो, तो ये जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा, x-2, और ये वाला जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, x-3। ये काम अगर आप चाहते तो अपने माइंड में भी डील कर सकते थे। सबको जोड़ देंगे तो देखना -3, -2, -1, +1, +2, +3 सब कैंसिल आउट हो गया। आपके पास फाइनली क्या वैल्यू निकल के आ गई, 7x, और इक्वल्स टू में किसको रिप्रेजेंट करता है, 1617 को। डिवीज़न कर देते हैं तो डिवीज़न आपका यहाँ पर हुआ 2 बार, 2 बचा 3 बार और फिर आपका 1 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा पहला नंबर है वो क्या है, मेरे पास 231 है। इसमें 1, 2, 3 बढ़ा दोगे तो ये अगला नंबर 232 आ जाएगा, फिर अगला नंबर 233 आ जाएगा, 234 आ जाएगा। पीछे की तरफ करोगे तो एक एक कम कर दो, 230, 229 और 228। इनमें से आपको बताना कितने नंबर प्राइम है। तो काम की बात सुनो, इवन नंबर है 2 को छोड़ दो, सम संख्याएं हैं 2 को स्किप कर दो, उसके अलावा सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो प्राइम होती ही नहीं है। इवन नंबर आपके प्राइम नहीं होते 2 को छोड़कर। प्राइम बनने की शर्त क्या है, उसमें एक तो 1 का भाग जाए जो कि हर संख्या में ही जाता है, उसमें खुद का भी भाग जाए जो हर संख्या में ही जाता है, और एक और वो खुद संख्या यूनिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 1 जो है आपका वो प्राइम नंबर नहीं होता, ये उसकी डेफिनेशन है। इसमें से जज करें तो जो सम संख्या है उनमें 2 का भाग जाता है, उनको तो खत्म करो, ये खत्म, ये खत्म और ये वाली खत्म। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी तो कहीं नहीं लग रही है,
तो सभी का सम करके देखो, यहाँ पर देखोगे 9 और 4 13 है, 3 2 5 और 1 6। तो इसके अंदर क्या होगा, 3 का भी डिवीजन जा रहा है यहाँ पर 3 का डिवीजन। चलो ये डिवीजन हो गया आपका। फिर आगे वाले में देखो 3 3 6 7 8 और ये आपका 3 और 4 आपका 7 और 9 और 4 13। अब हमें जो फाइनली जज करना है इन 3 संख्याओं में से जज करना है। अब थोड़ा और दिमाग लगाना, इस संख्या में 4 3 7 2 9 सम किया तो 9 आ गया, इसमें 3 का डिवीजन जा रहा है प्लस इसमें 2 का भी डिवीजन जा रहा है, तो इस संख्या में क्या होगा आपका 6 का डिवीजन भी चला जाएगा इस वाली संख्या में। इससे जस्ट पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 का डिवीजन जाएगा, तो वो संख्या आपकी ये वाली है, इसमें भी 6 का डिवीजन जा रहा है। क्योंकि प्राइम नंबर पर एक तो देखो आपने काम कर रखा हो, बीच में वो जब भी कभी आपसे सवाल पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो क्रिएट कर लेता है कि जिससे स्टूडेंट इनके अंदर फंस जाए। अब हमें दिमाग लगाना है कि भाई इनमें प्राइम कौन सा होगा, इनमें प्राइम कौन सा होगा, तो 6 की टेबल जो होती है, मैं लिख देता हूं 6 12 18 6 4 आपका 24। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 6 के जस्ट पहले 5 है क्या प्राइम है, जस्ट बाद में 7 है क्या प्राइम है, 12 से पहले 11 है क्या प्राइम है, 12 के बाद 13 है क्या प्राइम है, 18 से पहले 17 क्या प्राइम है, 19 के बाद 18 के बाद 19 ये भी प्राइम है, इधर से 23 आपका प्राइम है, 25 आपका प्राइम नहीं है, इससे पहले 29 आपका प्राइम है, इसके बाद आपका 31 है वो भी प्राइम है। तो प्राइम नंबर जो है वो 6 की टेबल आप बोलते हो उससे जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद ही होते हैं। तो एक कंक्लूजन ये निकलता है कि 6 की टेबल के जस्ट बाद आपके पास कौन सा नंबर है, ये वाला, इसका मतलब ये प्राइम है। इसके बाद 6 की टेबल 234, उससे जस्ट पहले आपके पास कितना है, ये वाला, ये भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। 232 वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके पास कितने प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, सवाल क्या है कि काफ़ी चैलेंजिंग नेचर के हैं तो इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करूं तो ध्यान से बात को अंडरस्टैंड करना कि इस सवाल को कैसे डील किया जा सकता था। तो सीधे सीधे क्या करते, 7 नंबर दे दिए, x 3 पीछे 3 आगे, सबको ऐड करोगे 7x, और यहाँ से सीधे सीधे आप x की वैल्यू निकालते, इसमें डिवीज़न करके, डिवीज़न 2 बार चला गया, 3 बार चला गया और 1 बार चला गया। ठीक है, फिर आप सीधे सीधे वो सारे नंबर लिख लेते, इवन नंबर को पहले ख़त्म कर दो, संख्याओं का सम करके देखो, 3 का डिवीज़न तो नहीं लग रहा है, 6 का मल्टीपल ढूंढना है तो इवन नंबर हो, 3 का भी भाग लग जाए उसके अंदर। तो इस टाइप से जब आप चलेंगे तो लास्ट में अपने पास एक आखिरी हथियार ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि 6 की टेबल के ऊपर या नीचे आपको नंबर मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 6 आपका टेबल हमने बोला 24 के जस्ट बाद 25 तो नहीं होता है प्राइम नंबर, तो ऐसा भी सिनेरियो होता है, लेकिन वो इजी वे में आप कैंसिल आउट कर ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। देखना जरा, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। क्या कह रहा है, एक काल्पनिक भाषा में अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को A B C D E F G H I J लिखा जाता है। यदि 10 को BA लिखा, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर 10 को इसने BA कहा तो B की वैल्यू तो ये है आपके पास और A की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब कोई खास बात थी नहीं दिमाग लगाने वाली, सीधे सीधे ही वो लिख देता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर BC, तो BC के लिए क्या लिखोगे भाई, B के लिए तो आपके पास 1 है और C के लिए आपके पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन डेटा को लिखना है और कंक्लूजन निकालना है। तो कुल मिलाकर के 10 आपके पास नंबर है, तो 5 आपने इधर कर लिए, 5 आपने इधर कर दिए, A B C D E 5 इधर कर दिए, F G H I 5 इधर कर दिए। ऐसे करने का फायदा क्या होता है कि आप कंपैरिजन में कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब देखो DC की वैल्यू आपको लिखनी है, D आपका ये है 3 और 3 से जस्ट पहले C आपका 2, तो DC की वैल्यू 32। F की वैल्यू लिखोगे तो F यहाँ से स्टार्ट हो गया 5 माइनस BF की वैल्यू, B की अभी वैल्यू आपने लिखी है, सॉरी B की अभी आपने वैल्यू जो लिखी है
देखना b की जो वैल्यू है आपकी यहाँ से कितनी है 1, f की वैल्यू 5 माइनस d की वैल्यू, d यहाँ पर है, d की वैल्यू आपके पास 3 इंटू में इसको फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से। पूछने का तरीका ठीक है, सवाल आसान है, इसको लेकर स्ट्रेस लेना ही नहीं था आपको। सोल्व कर दें। 32 को 5 से करोगे तो आपका यहां पर बनेगा 160 माइनस 15 में से आपने 3 लेस कर दिया 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 36। 160 में से 30 चला गया 130 और इसमें से भी लेस कर दिया तो 124। 124 को लिखना है तो देखना जरा, a की जो वैल्यू है आपके पास यहां पर वो क्या है, सॉरी b 1 को रिप्रेजेंट करता है, c 2 को करेगा, d और फिर उसके बाद e आपका 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो रिजल्ट क्या हो गया BCE। ऐसे जो सवाल होते हैं मेरे ख्याल से 2 या 3 सवाल आप सोल्व करके देख लो, इतने में आपका कॉमन सेंस जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है कि एक्चुअल इनको डील करने का तरीका क्या है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इस सवाल में देखो ऐसा है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एरर लग रही थी। एरर क्या है उस बात को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये सवाल है जैसा एज इट इज पूछा गया था, एज इट इज मैंने आपके सामने रख दिया है। उत्तराखंड पीसीएस का ये सवाल था आपका। सॉल्यूशन में थोड़ी एरर लग रही है, ट्राई करके देखना क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन ये है कि इनटू डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में वो डिवीजन, मतलब यहां पर देखो ये जो बात पूछी गई है इसके अंदर 3 साइंस है आपके पास, इनको आपको यहां से रिप्लेस करना है। किसके थ्रू, कि जैसे इसकी जगह इनटू रख दोगे, इसकी जगह इक्वल्स टू में रख दोगे, इसकी जगह आप डिवीजन रख दोगे। ठीक है, ये बीच में क्यों डाला, कैसे डाला, ये लॉजिक वो जाने, बाकी बात सीधे सीधे ये है, 4 ऑप्शन उसने बना दिए। अब अगर हम लोग सोल्व करें कि कौन सी बात अप्लाई होगी, तो एक तरीका अपने पास ये है कि आप फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करो। पहले को ट्राई करोगे तो देखो 90 इंटू में आपका कितना आ जाएगा 6, तो 9 6 54, 540, फिर इक्वल्स टू में 8 में डिवीजन करना है 2 का, तो ये तो नहीं बना, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, इनमें एक एक पूरी बात को सोल्व करके नहीं देखना है। 90 को 6 से करोगे 540, इक्वल्स टू में 8 को 8 में 2 का डिवीजन करोगे 4 आएगा, तो लिख कर देखने की नीड थी नहीं। अगला देखना 90 की इक्वल्स टू में यहाँ पर साइन आ जाएगा, फिर 6 है, 6 में डिवीजन करना आपको किसका 8 का, 6/8 इंटू में आपको करना है 2, तो 12 में 8 का डिवीजन 90 की इक्वल, मतलब ही नहीं है। तीसरा देखना जरा, तीसरे में क्या कहा, इक्वल्स टू में 90 इक्वल्स टू में 6 गुणा में 8 48, उसमें 4 का डिवीजन करोगे ये तो 12 बन गया, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को देखना, 90 में 6 का डिवीजन कर दोगे 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन है 8 गुणा में 2 16, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो इस सवाल के अंदर कुछ ना कुछ एरर थी, बाकी सोल्व करने की अप्रोच मैंने आपको बता दी है कि यहां पर कुछ ना कुछ वो और करता, एक साइन और अटैच करता, तब जाके कंक्लूजन निकल के आता। चलिए भाई अगला सवाल, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। सॉरी, क्या कहा देखना जरा कि 3 जो है इसको आप लिख सकते हो 2 + 1। देखो अंक 3 को 3 प्रकार से निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है। क्या किया इसने, जैसे 3 है तो 3 अपने आप में खुद 3 लिखा, 3 को लिखने का एक तरीका 2 + 1 था, इसको लिखने का एक तरीका 3 को 1 + 1 + 1 आपके पास था। अंकों के योग का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कि ऐसा नहीं कहोगे कि ये 1 + 2 + 1 एक अलग बात है और 1 + 2 आपकी एक अलग बात है, नहीं, ये चीजें दोनों ही सेम है। लिखने का सीक्वेंस यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि 5 या 5 से कम अंकों का प्रयोग करके 6 को कितनी टाइप से लिखा जा सकता है, सॉरी 5 या 5 से कम अंकों का प्रयोग करके 5 को कितने टाइप से लिखा जा सकता है। इनका क्या समाधान होता है भाई, लिखना ही पड़ेगा। एक तो अपने आप में 5 हो गया, एक तरीका, एक 5 को आप लिख सकते हो 1 + 4 लिखा जा सकता है, 4 का प्रयोग कर लिया, इसके अलावा और कॉम्बिनेशन है नहीं। 3 का यूज करके लिख सकते हो, 3 लिखोगे और 2 लिखोगे, लिखा जा सकता है। फिर आपके मन में आया कि सर 3 के साथ तो 1 और 1 ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन बना सकता है, बना सकता है भाई, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 का यूज करके क्या बनाओगे,
2 का यूज करोगे, उसके में 1 जोड़ोगे, उसमें फिर से आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहाँ पर। देखो 2 में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, फिर आप 1 ऐड करोगे, एक कॉम्बिनेशन। 2 में 2 भी तो ऐड करके उसके बाद भी आप 1 ऐड कर सकते थे, और इसके बाद 1 2 3 4 5 सारे के सारे ये ले लिए। तो कॉम्बिनेशन कितने आए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पर जो टोटल कॉम्बिनेशन थे वो कितने थे, 7। ठीक है, इन सवालों को इसी वे के अंदर वो आपसे पूछता है। ऐसा नहीं है कि 20 को हम लोग कैसे बना लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। तो एक बार अगर आपके किए होते हैं, इसीलिए तो इन सीरीज को करने का फायदा है। एक बार अगर आपने कोई यूनिक टाइप का सवाल कर रखा है, मेरा भी पूरा प्रयास ये रहता है कि इनमें कुछ रटाने वाली बात ना बताऊं कि इस चीज़ को रट लो, इस चीज़ को रट लो। पीछे जो सवाल था मैक्सिमा मिनिमा का, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि बाई चांस कोई बच्चा एग्जाम हॉल में भूल भी जाएगा तो क्या करेगा, कॉन्सेप्ट उसे सिखा रखा है। इवन दो कुछ जगह तो कॉन्सेप्ट बनाने भी आपको सिखाए हैं कि आप अपना कॉमन सेंस लगा करके इन क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, एक आपके पास डीआई का सवाल है। चलो देखो, लैंग्वेज को रीड करना। क्या कहा कि द फॉलोइंग डेटा शोज द सेल ऑफ बुक्स, बुक्स की सेल को रिप्रेजेंट करता है किसके अंदर, 1000 में, इन 5 ब्रांचेज ऑफ ए पब्लिशिंग हाउस इन 2 ईयर्स। कि कोई पब्लिशिंग हाउस है, उसके अंदर 2 साल है, 2 साल का डेटा यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है कि 2014 में क्या हुआ था और 2015 में क्या हुआ था। उस पब्लिशिंग हाउस की कुछ ब्रांच है, उनके नाम दिए हैं कि ब्रांच B1, ब्रांच B2, B3, B4। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन है उसने एक बात और कही है कि ये जो प्रोडक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है किसमें, संख्या को हजारों में। तो पहले तो डीआई की हर एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब जैसे मैं कहूँ 52 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 52 रिप्रेजेंट हमारा किसको करता है, पब्लिशिंग हाउस B5 को। पब्लिशिंग हाउस की जो ब्रांच B है B5, 5 नंबर की ब्रांच को 52 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे कि 2014 में बुक्स का पब्लिकेशन। एक्चुअल में 52 किताबें निकाली, तो आप कहेंगे नहीं सर, असल में डेटा था किसका, 1000 में, तो ये 52 ना होकर के एक्चुअल में ये आपके पास है 52,000। तो ये आपकी क्या हो गई रीडिंग। मैं कहूँ 73 क्या है, तो आप कहेंगे सर जो पब्लिशिंग हाउस की ब्रांच B2 है उसका 2015 के अंदर प्रोडक्शन कितना था, 73, और ये किसमें है, 1000 में, तो हम क्या लिखेंगे, 73,000। चलो ये तो आपकी रीडिंग है, बेसिक सा काम है। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं। अब देखना जरा, लैंग्वेज को रीड कर लिया है। इसने पूछा क्या आपसे कि प्रकाशन संस्था की इन 5 शाखाओं द्वारा किताबों की औसत बिक्री वर्ष 2015 में कितनी है। क्या करना पड़ेगा भाई, 2015 की जितनी भी बुक्स हैं सबको ऐड करो। 5 आपके पास अलग अलग ब्रांचेस हैं, 5 का डिवीजन कर दो। चलो एडिशन करते हैं, कितना आएगा, पहले यूनिट डिजिट जोड़ लो। 8 7 15, 16 17 18 19 20, कैरी 2, 6 2 8 8 16, 16 में 9 जोड़ा तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, 27 में 6 जोड़ा 33, 33 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 38, अपोन में 5। ओके, गड़बड़ की है देखना। 8 7 15 5 20 हो गया, 6 और 5 11 20, 8 6 14 और 35 और 1 36। तो असल में ये देखा जाएगा तो ये कितना निकल के आया हमारा 360। ब्रांचेज कितनी है भाई, 5 ब्रांच है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू है हमारी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 72। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, आसान है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सवालों की। आगे देखो इसने क्या कहा आपसे, आगे इसने आपसे कहा है कि ब्रांच प्रकाशन संस्था की किस शाखा का 2 वर्षों की पुस्तकों की बिक्री जो हजारों में है का अंतर सर्वाधिक है। क्या करना है, डिफरेंस देखो। ब्रांच 1 पर देखोगे 68 और 72 कितना है, सिर्फ 4 का। 73 और 87 का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आएगा, 16 का। यहाँ पर 10 का है,
63 और 77 का अगेन डिफरेंस आपको दिखा 16 का। 52 और 78 का वो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, ये डिफरेंस मैक्सिमम है। और कौन सी ब्रांच है आपकी है B5। तो इजी वे में इसको आप डील कर सकते थे। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना क्या कहा इसने, B3 शाखा की दोनों वर्ष की कुल बिक्री सभी शाखाओं की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का क्या प्रतिशत है। सभी शाखाओं की टोटल निकालना है। तो डीआई में एक कॉमन सेंस ये लगाना कि अभी अभी तो हमने इन सब का सम कितना निकाला था 360। क्योंकि डीआई में क्या होता है, अगर आपने एडिशन कर रखा है तो उसको थोड़ा ध्यान, क्योंकि पेपर पर आप करके लिखोगे, स्क्रीन पर तो चलो सीधे देख लिया, एडिशन आपने कर लिया, वो लिखा हुआ है, तो दूसरी बार में फिर से नहीं जोड़ना था, नीचे वाले पार्ट को जोड़ देते। 2 3 5 5 7 12 8 आपका कितना आ गया 20 आ गया। 7 7 14 7 3 21 7 चौक 28 और 2 आपका 30 और यहाँ पर 1 10 आ गया तो ये 40, तो ये कितना आ गया 400। तो कुल मिलाकर के जो प्रोडक्शन हुआ है हमारे पास 400 300 760 का हो गया। ये तो सारी की सारी ब्रांचेज। B3 ब्रांच की बात कर रहा था, और कौन से दोनों सालों के अंदर एडिशन करोगे 7 और 3 10 8 7 15 और आपका कितना आ जाएगा 16 लिखा। मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से। एक मिनट क्या गड़बड़ आई है अपना, ओह सॉरी B3 का, इसको हटाओ। B3 का पूछ रहा था, हमने B2 का लिख दिया। ये आपका B3 है, 190 आ गया और टोटल कितना आ रहा था यहाँ पर 760। परसेंटेज में बदलना है तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 4 बार गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ गया। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो कितना निकल के आ गया 25% लिखा जा सकता है। कैटेगरी कैसी है इस सवाल की, एकदम आसान है, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात थी नहीं। चलो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल और आपके सामने है, इसको ध्यान से देखना और इस सवाल को आप स्टार भी लगा लेना। देखो क्या कहा, एक बार के लिए लैंग्वेज को आप रीड करो। क्या कह रहा है कि बच्चों में मुफ्त कॉपियां समान रूप से बांटी गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक बच्चे को इक्वल मिलेंगे। फिर क्या कहा कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की कुल संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग था। क्या कहा, प्रत्येक बच्चे को जितनी भी कॉपियां मिलेंगी वो कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग होगा। मतलब बच्चों की संख्या कुल अगर 40 है, 40 का 1/8 करोगे तो हर बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेंगी 5-5 मिलेंगी। फिर आगे क्या कहा, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपियां मिलती। कुल कितनी कॉपियां वितरित की गई। तो आप यहां पर क्या कर लो कि भाई माना कि हमारे पास कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे आपके पास x। कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कितने हैं x। अब हर बच्चे को कितनी बुक्स मिलेगी या नोटबुक्स मिलेगी, जो टोटल संख्या है उसका 1/8। तो इसका मतलब हर एक बच्चे को कितनी मिली x/8। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताओ भाई टोटल नोटबुक कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर हर बच्चे को इतनी मिली है, इतने बच्चे हैं तो इनटू में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से टोटल। चलो फिर उसने कहा कि यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाए x/2। तो फिर हर बच्चे को कितनी मिलेंगी 16। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अब टोटल नोटबुक्स कितनी है, तो आप कहोगे सर बच्चे तो इतने हर एक को 16 दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। और दोनों ही केसेस के अंदर आपकी जो नोटबुक की संख्या है वो क्या है इक्वल है। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है आपका, ये इससे कैंसिल आउट होगा 8 से, तो x की वैल्यू 8 इंटू में 8 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 64 आ गया। चलो कुल कितनी कॉपियां वितरित की गई, तो x की वैल्यू, तो इसका मतलब आपके जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने आ गए 64। हर एक बच्चे को कितनी मिली है 64 का 8, तो 8 मिली है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 512। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट रिजल्ट हो गया। पैटर्न क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल करके सवालों को डील कर दो। टोटल करोगे तो इजी वे में आपके ये क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएंगे।
चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो, एक पूर्ण वर्ग के रूप में सबसे नजदीकी में आने वाला वर्ष क्या है? तो इसके लिए क्या होगा भाई, 2018, 2020, 2025, 2032। ये पहले का पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का। तो आप ये मत सोचना कि सर अभी तो आपका 2021 चल रहा है तो 18 और 20 क्या है। तो इसका मतलब ये 2016-17 के आसपास का पेपर है। तो स्क्वायर आपको पता हो या आपने याद कर रखे हो तो इसका एक ही समाधान है कि 2025 होगा। ठीक है, कैसे करते हो इनकी रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर भी वीडियो है, तो इसी क्लास के अंदर अभी तो समझाना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है क्यूब रूट्स एंड आपका जो स्क्वायर रूट्स होता है, ये सर्च कर लेना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स बाय वासु सर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या करोगे, चारों के रूट निकालोगे, हालांकि निकल जाएंगे वो उस अप्रोच से, लेकिन जो आपने रूट निकाला उसी को स्क्वायर करके क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बाकी ये साफ साफ दिखता है कि भाई ये है, जब आप स्क्वायर पर काम कर चुके होते हैं। और ये स्क्वायर होता किसका एक्चुअल में देखा जाए तो 45 का स्क्वायर, संख्या के अंत में 5 आता है तो 25 तो बनना ही होता है। इस 4 को 1 बढ़ाकर गुणा कर दोगे तो ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। एक मिनट क्या गड़बड़ की भाई, सॉरी, 4 को 5 से करोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20,025। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखना, क्या कहा, 123 से 321 तक 7 के गुणजों की संख्या कितनी है? 123 से लेकर 321 तक। तो इसका मतलब यहां से इन दोनों को इन्वॉल्व करना है। से शब्द आ गया ना, यहां पर एक लैंग्वेज हो सकती है कि 123 और 321 के बीच, तो उस केस में क्या होगा, अगर इनके बीच दे देगा कि 123 और आपका जो 321 है इनके बीच, तो उस केस में इनको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको ये कह देता है कि 123 से 321 के बीच 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो कितने होंगे, तो उस केस में आपको शामिल करना पड़ता है। चलो सोल्व करें फिर। देखो मैं क्या कर लेता हूं, 123 में डिवीजन कर लेता हूं 7 का, तो मुझे एक रफ आइडिया हो जाएगा। डिवीजन एक बार हुआ, 5 बचा, फिर 49 तक डिवीजन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं 123 में तो भाग नहीं जा रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मल्टीपल नहीं हुआ। 123 से पहले 7 के जो मल्टीपल हैं वो निकल के आए हमारे पास 17। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि 321 के अंदर डिवीजन कर दो आप किसका, 7 का। 7 का डिवीजन किया 4 बार हो गया, 7 4 आपका 28, 4 आपके पास बचा 41 बना, तो 7 5 35। डिवीजन पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 321 जो है आपका वो 7 का मल्टीपल नहीं है। चलो लेकिन 321 तक मल्टीपल कितने हैं, तो ये हो गए। तो ऑल ओवर कंक्लूजन को समझना, आंसर तो आसान है कि अगर आप 321 तक काउंट करोगे 7 के मल्टीपल कितने हैं, 45। 321 से पहले ही रह जाते हैं, ये खुद शामिल है नहीं। ऐसे ही अगर आप काउंट करते हैं 123 तक 7 के मल्टीपल, तो कितने हैं वो, 17। 123 आपका खुद है नहीं, बचे हुए पार्ट जो नीचे की तरफ है वो 7 के मल्टीपल हैं। तो आपसे वो सवाल बस इतना ही कह रहा था कि इन दोनों के बीच कितने हैं। ये 43 है, ये आपके पास 17 है, तो आप सीधे सीधे क्या कहते कि 45 के अंदर से 17 को लेस कर दोगे, तो यहाँ से ये जो मल्टीपल हैं वो कितने निकल के आ जाएंगे, 28। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट रिजल्ट। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। लैंग्वेज क्या हो सकती है, लैंग्वेज आपकी एक ये हो सकती है फ्रॉम वाली, ध्यान रखना, और एक दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है यहाँ पर बिटवीन वाली। बिटवीन की लैंग्वेज या जो के बीच की लैंग्वेज होती है, उस केस में आपको कभी भी 123 और 321 को शामिल नहीं करना होता। अगर आप इसको शामिल कर लेंगे तो ये क्या कर देगा आपके सवाल को गलत, ठीक है, क्योंकि अगर वो डिविजिबल हुआ तो पूरा का पूरा गलत कर ही देगा उसको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो यहाँ पर।
10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त किया जाता है। एवरेज है आपको 10 नंबर्स का गिवन है और ये एवरेज आपको कितना बता रहा है 15। उसके बाद अगली बात क्या कही कि बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से क्या किया 26 रीड कर लिया। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या कहा, सही औसत क्या है। एक तरीका तो ये है कि भाई आप इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में कर दें, तो मैं दोनों ही तरीके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक तरीका आपका होता है डिटेल में जब आप करते हैं तो किसका सहारा लेते हैं, टोटल का। 10 नंबर आपके पास, एवरेज आपका 15 है, तो टोटल कितना होगा 10 गुणा 15 150। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक संख्या 36 को गलती से क्या लिख दिया 26, तो इसके अंदर मैंने 26 लिख दिया है, तो पहले मैं क्या करूंगा उस 26 को लेस करूंगा। ठीक है, जो मैंने गलत संख्या लिख दी है 26 उसको मैं हटा दूंगा, उसमें से एडिशन में से हट गई। उसकी जगह पर मुझे किसको ऐड करना है, तो उसकी जगह पर मुझे 36 को शामिल करना था, 36 को मैंने ऐड किया। टोटल एडिशन मेरा कितना आ गया, देखो इनका हिसाब कर लो, ये 10 बचा है तो कितना आ गया 160, 160 आ गया। संख्याएं हैं कितनी, तो 10 है आपके पास, डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 16। ये आपका यहां से क्या निकल के आया है, करेक्ट रिजल्ट लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका आपको ये सिखाया हुआ है एवरेज पढ़ते टाइम। कोई भी चैप्टर XYZ आपको ये लग रहा है कि सर मुझे तो आप ही से पढ़ना है, तो आप ऐसा करें उस चैप्टर का नाम डालें और सीधे के सीधे आपको वो यूट्यूब के ऊपर चैप्टर मिल जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करें और इतने में आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था कि भाई इनका एवरेज 15 प्राप्त किया, कोई समस्या नहीं। एक नंबर को 36 को गलती से कितना लिख दिया हमने 26, तो जब हम 26 हटाएंगे उसकी जगह 36 ऐड करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा +10। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता था कि क्या फर्क पड़ गया, 26 पड़ा रहने दो और इसे क्या करना था 36, 10 और ऐड कर दो। 10 आपको ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा और ये 10 क्या होगा, हर एक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, तो इसका मतलब हर एक संख्या को ये क्या कर देगा, 1 बढ़ा देगा। हर एक के अंदर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब एवरेज इंक्रीज हुआ है। पहले आपका जो एवरेज चल रहा था वो 15 चल रहा था, अब आपका जो एवरेज है वो सीधे सीधे +15 करके आप क्या कह दोगे 16 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये वो सवाल हैं जिन्हें आप वर्बली डील कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस सवाल को भी आप क्या करना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। देखना जरा, पहले तो इसको समझते हैं कह क्या रहा है। a + b = 2c है और c + d = 2a है। ऐसे क्वेश्चंस के बीच वापस देखना, इस तरफ जिसने जो भी बातें कही हैं वो एक रिलेशन बनाए, इसने ABC ACD इस टाइप का रिलेशन आपका चल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक सबसे सटीक अप्रोच क्या होती है कि भाई जो दोनों इक्वेशन दे रखी है उनको जोड़ दो, लेफ्ट का पार्ट लेफ्ट में, राइट का पार्ट राइट में। तो a + b में c + d को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा a + b + c + d बराबर, राइट साइड में आप लिखोगे तो 2 बार c है आपके पास, 2 बार a है, तो ट्वाइस ऑफ c + ट्वाइस ऑफ a ऐड कर दिया। देखो 2 बार c है 2 बार a है, तो एक a इधर जाएगा और c भी इधर जाएगा, तो एक एक बार आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पर कंक्लूजन बना वो क्या बना, b + d = c + का a। ऑप्शन के अंदर उस बात को देख लो, b + d बराबर, b + d कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, a + c के इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। अगर ऐसे भी नहीं आता, हालांकि इन सवालों में आ ही जाता है, एडिशन का तरीका दूसरी तरफ कर देना कि 2a जो था उसको इधर की तरफ जोड़ दो और cd को उधर की तरफ जोड़ दो। एक तरीका ये है। एक तरीका ये चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते चलो, सब्सटीट्यूशन की तो नीड पड़ेगी नहीं आपको, सीधे सीधे ही आप यहाँ पर डील कर दे जाएंगे। अगला सवाल देखना भाई, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना और इस सवाल के लगा लेना भाई 3 स्टार। देखो अगर ये सवाल उत्तराखंड PCS के अंदर पूछा ही जा चुका है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप YouTube पर सर्च करना, मैंने 7 पैटर्न्स पढ़ा रखे हैं।
ये 7 पैटर्न्स और कहाँ मिलेंगे, ऐसा भी सर्च कर सकते हो, अलजेब्रा बाई वासु सर, रेलवे शब्द और लगा देना। रेलवे की एक सीरीज चली थी, उसके अंदर मैंने इन सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पर भी 7 पैटर्न में ये सवाल मिल जाएगा, आपको अप्रोच भी पता चल जाएगी। एक बार के लिए मैं प्रयास कर लेता हूँ कि इस सवाल को कैसे डील करें। देखो, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, √3+1 है, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो 1/a की वैल्यू निकाल लो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, a² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में फर्स्ट और सेकंड टर्म, ये आ गया 2√3। अगर मैं 1 में a² लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, तो आप कहेंगे कि सर ये नीचे आ जाएगा 4 + 2√3। इससे जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा किसका, 4 - √3 का, ऊपर और नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 4 - 2√3, और नीचे की तरफ ये बात हटके क्या बनेगी, 16 - 2 का स्क्वायर, 4 × 3 12, नीचे आ जाएगा 4, ठीक। अब मैंने देखा a² तो मैंने निकाल लिया, उसका स्क्वायर करके a की पावर 4 लिख देंगे, यहाँ 16 बन रहा है और नीचे पावर 4 है, तो इसका मतलब ऊपर 2 की पावर 4 है, नीचे a की पावर 4 है। तो क्यों ना मैं डील करूं, तो यहाँ से इस बात को उठा करके मैं यहाँ ले जाऊं 4 को, ये वाला। तो अब मेरे पास देखना a² + 4 में a² की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करोगे, ये इससे कट जाएगा, तो ये कितनी आ गई आपके पास, 4 और 4 8। इन 7 पैटर्न्स में मैंने इन चीज़ों को डिटेल में कवर किया है कि आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो पैटर्न नहीं पढ़ रखा है तो ये सवाल बड़ा ही हेक्टिक और कैलकुलेटिव हो जाएगा। वो अगर आपने पढ़ रखा है तो सीधे सीधे आप जाओगे, इसका स्क्वायर करोगे, राइट साइड में लिखोगे 8 का स्क्वायर आपका 64, माइनस क्या लिखोगे, 2 इंटू में इन दोनों की दोनों बातों को, ये 4 माइनस आ जाएगा, 4 है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 64 में से आपने इसको लेस किया तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर 56, ठीक है। आप चाहते, अगर आप चाहते तो स्क्वायर ना निकाल करके सीधे ही 1/a निकालते, तो 2/a की आपके पास यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू क्रिएट हो जाती और फिर इसको सोल्व करना इजी था। तो मस्ट क्या है, सर्च करना यूट्यूब पर, और ये जो 7 पैटर्न है जो अलजेब्रा में पढ़ाए जा चुके हैं उनको देख लेना, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल को रीड करना, देखो क्या कहा है इसने यहाँ पर। (950) तथा 1050 के बीच कितनी संख्याएं 7, 8 और 14 से भाग देने पर शेषफल 6 देती हैं। पहले तो आप ये देखो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 7 का, 8 का और 14 का डिवीजन चला जाएगा। तो आप कहोगे कि सर इसका लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तभी बात बता पाएंगे कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 7 का, 8 का और 14 का डिवीज़न हो जाता है। 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 14 होगा है। अगर मैं 8 को लिख दूं 4 × 2, तो 14 में 2 का भाग दे दूंगा तो 7 बचेगा। अब मेरे पास कुछ कॉमन नहीं बचा है, तो 14 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 56, गुणा ही करना है। और कॉमन सेंस लगा लो कि इतनी हेक्टिक बात नहीं करनी थी आपको, तो सीधे सीधे भी आप क्या लिख सकते थे कि 7 और जो 14 है इसका तो 14 हो ही गया, 8 की टेबल बोल लो या 14 की बोलो, 14, 28, 14, 3, 42, 14 × 4 56, 8 का भी भाग चला जाता है। तो इसका मतलब छोटे से छोटा नंबर 56 है जिसके अंदर आप डिवीज़न दे सकते हो। अब अगर आपको यहीं पर वो ये सवाल पूछ लेता कि भाई वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 7 का, 8 का और 14 का डिवीज़न देने पर रिमाइंडर आपका 6 बचे, तो आप कहोगे कि सर इसमें डिवीज़न चला जाता है, इसमें हम लोग क्या कर दें, 6 को ऐड कर दें। 6 को ऐड कर देंगे तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, 62 निकल आएगा। 62 में डिवीज़न कर लो, 7 का जाएगा 56 तक, रिमाइंडर 6, 8 का डिवीज़न 56 तक, रिमाइंडर 6, 14 का डिवीज़न 56 तक, रिमाइंडर 6। तो अप्रोच आपको ये लगानी है कि डिवीज़न कहाँ कहाँ हो रहा है, उस बात को ढूंढ लाओ यहाँ से। चलो 56 आ गया अपना यहाँ से एलसीएम। अब आपको देखना है 950 से लेकर 1050 के बीच में इसके मल्टीपल।
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूं तो 560 आएगा। 20 से अगर गुणा कर देते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग 20 से गुणा कर देंगे तो इसका 560, एक तो जीरो लगा दो और 56 का जस्ट डबल कर दोगे तो ये तो 1120 आ गया। फिर आपने दिमाग लगाया कि यार ये तो ऊपर चला गया, तो इसमें से क्या कर दो आप, 56 को लेस करोगे तो थोड़ा और नीचे आओगे और नीचे आओगे। तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या है, आपको इस रेंज के अंदर कुछ नंबर सेट करने हैं। अगर मैं इसमें से 56 112 लेस कर दूं, देखना अगर 12 लेस कर दूं तो मेरे पास 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1, तो मेरे पास एक नंबर आ गया जो 950 और 1050 के बीच है, वो कितना है 1008। 56 ऐड करते ही 1050 को आप क्रॉस कर जाएंगे। चलो इसमें से अगर मैं फिर से 56 लेस करूं, फिर से अगर मैं इसमें से 56 लेस करूंगा तो यहां पर बचेगा मेरे पास 2, यहां बचेगा मेरे पास 4 और यहां मेरे पास बचेगा कितना 942 आ गया। चलो 942 तो नीचे की तरफ आपका नंबर रह गया, तो आपके पास सिर्फ एक नंबर बना, कौन सा 1008, जिसमें 7 का 14 का और आपका 8 का डिवीजन लग रहा है, प्लस में ये कंडीशन जो आपकी इसने दे रखी थी 950 से लेकर 1050 के बीच होना चाहिए, इस कंडीशन को भी जस्टिफाई कर रहा है। तो 1008 के अंदर आपका डिवीजन लग जाएगा 7 का 8 का और आपका जो 14 है। आपको तो ये बताना था कि रिमाइंडर 6 आ जाए, तो इसमें आप क्या कर दोगे 6 का डिवीजन कर दोगे तो 1014 वो नंबर होगा। कितने नंबर मिले भाई आपको, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिला है, तो ये आपका करेक्ट यहां से रिजल्ट हो गया। देखना जरा, अच्छा इसको डील करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं। अच्छा अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो हमने स्किप कर दिया था उसको देख लेते हैं ताकि सीक्वेंस में ही अपनी सीरीज चलती रहे। 8 नंबर आ गया, 7 आ गया, देखना जरा ये वाला अपना सवाल था। इसको देखो क्या कहा, नीचे दी गई सारणी में किसी वर्ष में किसी देश के अलग अलग आय वर्ग के व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इनकम दी है इन 1000, मतलब 0 से लेकर 1000 रुपए तक कमाने वाले लोग। उसके बाद उसने आपको क्या दे रखा है 1000 से 2000 की रेंज वाले लोग, फिर दे रखा उसने 2000 से 3000 की रेंज वाले लोग, फिर उसने दे रखा 3000 से 5000 की रेंज वाले लोग। लोग कितने हैं ऐसे, तो यहां से अगर मैं कहूं कि मेरे पास लोग कितने हैं इस टाइप के, तो देखना नंबर ऑफ पर्सन, ऐसे लोग हैं 13 नहीं है असल में, ये क्या है 13 लाख। तो पहले तो डीआई को समझे तो सही कि डीआई का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि ये 0 से 1 या 13 किसको बताता, तो आप कहोगे सर 13 लाखों के अंदर है, 13 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 0 से 1000 के बीच है, क्योंकि इनकम हजारों में। फिर अगर मैं कहूं कि 81 क्या, तो आप कहेंगे सर 81 वो लोग हैं, 81 मतलब 81 लाख वो लोग हैं जिनकी इनकम 2000 से 3000 के बीच है। ये तो हो गई आपकी डीआई की अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड आपने अच्छे तरीके से कर लिया। प्रति व्यक्ति औसत आय हजारों में कितनी है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि सारे के सारे लोगों को ऐड करोगे तो क्या कर लें, ऐड कर लें। यहां से देखना जरा, 7 1 8 और 3 11, 1 आ गया। फिर आपके पास 1 8 8 और 1 9 9 18 19 और 1 आपके पास 20 था, 0 आ गया। फिर 2 और 1 आपके पास 3 आ गया। सबका सम कितना हो गया 301। ठीक है, ऐड कर देते अगर हम लोग सीधे 130 हो जाता, 130 में 90 जोड़ देते, 220 80 301 आ गया। तो आपके पास टोटल लोग कितने आ गए भाई 301 आ गए। लाखों के अंदर छोड़ो क्योंकि रिजल्ट उसका वैसे ही दे रखा है नॉर्मल वे के अंदर ही। चलो ये लोग आपके पास आ गए, प्रति व्यक्ति औसत आए हैं। तो आपको सबसे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा अपने पास टोटल पैसा कितना है। 13 लाख लोग हैं जो 0 से लेकर 1000 कमाते हैं, तो एक्चुअल में टोटल कितना कमाते हैं, तो 13 को 0 से करूं या 13 को 1 से करूं, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, 13 लाख लोग हैं, हर एक आदमी 0 से 1 के बीच कमाता है, तो 0 से 1 के बीच की संख्या क्या लिख दो 1/2। 13 लाख लोग हैं, ये असल में 500 रुपए को बताता है क्योंकि हजारों में है, इसमें आपको जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे लिखा। ऐसे ही आपके पास जो 90 लोग हैं, 90 लाख लोग हैं, वो 1000 से 2000 के बीच कमाते हैं, तो बीच की जस संख्या कितनी है आपके पास 1.5। ठीक है,
ये मेरे ख्याल से आपको पैटर्न समझ में आ गया कि टोटल इनकम कैसे लेंगे। अब क्या कर दो, सीधे सीधे ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए इतना नहीं लिखना था, 13 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। 90 को आप गुणा करोगे 1.5 से तो 0 हट गया, 15 गुणा 9 135 ये आ गया। 81 को करोगे किससे, 2.5 से गुणा करोगे, 2.5 से 81 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 25 से गुणा किया मैंने, 25 की वजह से 0.5 आ गया, 25 गुणा में 8 200 और ये कितना आ गया 202 लिखा जा सकता है। 117 को किससे करें, 3 और 5 के बीच तो 4 ही बचा है, 4 से कर दो, 17 गुणा 4 आपका 68 और 4 ये आ गया। सभी का हम क्या कर देते हैं, यहाँ से टोटल ले लेते हैं, 5 5 10 ये तो 0 आ गया, 8 2 10 11 21 और एक आपके पास 22, 6 3 9 2 आपके पास 11, 4 2 6 7 और एक आपके पास 8। तो आपको असल में देखा जाए तो 812 टोटल इनकम है, लोग कितने हैं 301, ये आपको निकालना है। अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, तो क्या कर दूं मैं, इसको सीधे सीधे 812 को जस्ट छोटा कर दूं 810 और इसको क्या कर दूं मैं 300 लिख लेता हूं, ये इससे कट गया। 81 में आपको भाग किसका देना है, 81 में भाग देना आपको 3 का। अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा 8.1। 8.1 में अगर मैं डिवीजन करता हूं 3 का तो डिवीजन 2 बार 2 पॉइंट समथिंग मेरा रिजल्ट बनेगा, एकमात्र रिजल्ट ये है। अब देखो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो सकती है, अगर आप इसे एग्जाम में एग्जैक्ट निकालने लग जाएंगे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते तो बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि 2 या 3 ऑप्शन आपको पास पास मिलते, यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं क्रिएट हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 812 में 301 का डिवीजन 2 बार तो चला ही जाएगा, उसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट हो सकता था आपका, नहीं, ये हो सकता था, नहीं, ये हो सकता था, नहीं। तो आगे ये जो पार्ट हमने चलो अप्रोक्सीमेट लेकर किया है, इसकी भी नीड नहीं थी, सीधे सीधे आप इसको डील कर सकते थे। चलिए भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जरूरी बात, इन सब की जो पीडीएफ है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल है अपना वासु स्टडी IQ नाम से। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके स्टेट PSC एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हम लोग शामिल करें, तो आप वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर जितनी भी आपको PDF मिलती हैं प्रयास करना सारी की सारी एक साथ उठा करके आप मुझे सेंड कर दें। इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनल मैसेजेस के लिए फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई और सवाल है तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।